हेलो हेलो। ये नहीं, नीचे वाले सबसे राइट, नीचे नीचे रो में सबसे राइट, बस। इसमें लिख दो कि यूट्यूब लाइव ज्वाइन कर ले, इसको ज्वाइन करना। डिप्रेशन रीजन हो गया था ना, बायसिंग पढ़ रहे थे शायद हम लोग। सही है। क्या होता है देखो, ये क्या है, ये पीएन डायोड है, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। तो इसको अगर हम पी टाइप वाले को अगर हम पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, अगर पी को हम पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें और एन को नेगेटिव किसी बैटरी से जोड़ने को, बायसिंग का मतलब होता है पीएन डायोड को किसी बैटरी से जोड़ना, पीएन डायोड को किसी बैटरी से जोड़ना। ये बैटरी से जोड़ दिया तो एक मिनट भेज रहा हूं बेटा, भेज रहा हूं। ओके अंकल, ओके। भूल ही गया था। हाँ, उसको जब तक हाँ देखो, तो इसमें क्या है कि पी टाइप वाले डायोड को, मतलब सेमीकंडक्टर को मैंने बैटरी के पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से जोड़ दिया जाए। अगर किसी भी डायोड को इस तरह से कनेक्ट करते हैं तो उसको हम फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। इस टाइप के कनेक्शन को क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक, फॉरवर्ड बायसिंग हो गई। होता क्या है देखो, समझो, ऐसा करने से फायदा क्या है। मान लो ये एक पीएन जंक्शन डायोड है, ये इंटरफेस है, इधर की तरफ, इधर पी साइड है, इधर एन साइड है, ठीक है। तो ये क्या है? डिप्लेशन रीजन है ना, ये क्या है भाई? डिप्लेशन रीजन। यहां पर कोई फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं है, ये तो है। इधर की तरफ क्या है? ज्यादा होल्स है, कुछ कुछ क्या है, एक दो इलेक्ट्रॉन्स भी है, होल्स बहुत ज्यादा है। यहां पर तो क्या है? यहां पर तो डिप्लेशन रीजन है, कुछ नहीं है। यहां पर क्या ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। एन साइड में क्या ज्यादा है? और कुछ कुछ एक दो क्या है? होल्स है। अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं बैटरी से, फॉरवर्ड बायसिंग होगी। अब हुआ क्या होगा देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है, अच्छा ये एंड क्या होगा? नेगेटिव की पॉजिटिव, ये एंड नेगेटिव, और ये एंड, तो इधर का इलेक्ट्रॉन के, ये जो नेगेटिव फील्ड है, नेगेटिव जो प्लेट है, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगी कि अट्रैक्ट करेगी? रिपेल करेगी। नेगेटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ना, तो रिपेल करेगी, रिपेल करेगी। लेकिन यहां पर एक फील्ड है ना, अरे एक फील्ड आई थी कि नहीं? किधर से? एन से पी की तरफ फील्ड थी, किधर थी? तो ये फील्ड इस इलेक्ट्रॉन को किधर धक्का लगाएगी? जैसे ये जो प्लेट है, ये बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है,
इसको लेफ्ट की तरफ धक्का देगा, लेकिन ये जो फील्ड है वो इसको राइट की तरफ धक्का देगा, है ना। तो अगर मैं इस बैटरी के पोटेंशियल को बढ़ाता जाऊंगा, तो जब इसका धक्का इसके धक्के से ज्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स उधर जाना शुरू कर देंगे, ये बैरियर जो है वो खत्म हो जाएगा। ये समझे बात। ये इसको बनाकर लिखो एक सेंटेंस। When majority electrons, majority charge carriers on n side, n side में क्या ज्यादा है, that is electrons are pushed towards left due to negative polarity of the battery of the cell. अगर धक्का दिया जाएगा तो क्या होगा, then these electrons tend to क्या, क्रॉस दी बैरियर ना। अरे बैरियर क्रॉस करना चाहेंगे कि नहीं। व्हेन applied voltage, that is EMF of the cell, exceeds, बताओ क्या, बैरियर पोटेंशियल, जो बैरियर है, जो इसका बैरियर था उससे ज्यादा जब ये बैटरी का पोटेंशियल हो जाएगा तो क्या होगा, एक्सीड्स बीबी, दैट इज V ग्रेटर देन बैरियर पोटेंशियल। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बिकम अ पार्ट ऑफ करंट इन द सर्किट। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर आना शुरू कर देंगे, जैसे इधर आएंगे ये पॉजिटिव उसको खींच लेगा। जैसी ये बात होगी वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बिकम पार्ट ऑफ अ करंट, बिकम पार्ट ऑफ करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट। जैसे इधर से धक्का दे रहा है, ये जो पोटेंशियल है, ये जो बैटरी है इस इलेक्ट्रॉन्स को इधर के धक्का दे रही है, और ये जो फील्ड है उसको रोक रही है। भाई इलेक्ट्रॉन फील्ड जो होती है इलेक्ट्रॉन को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स राइट की तरफ होगा। एक इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स राइट है, और ये जो पोटेंशियल है इसकी जो फील्ड है उसका लेफ्ट की तरफ है। तो जैसे ही ये पोटेंशियल इस बीबी से, बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा होगा, वैसे इलेक्ट्रॉन से क्रॉस करके यहां पहुंच जाएंगे और करंट आना शुरू हो जाएगा सर्किट में। यही लिखना है तुम्हें। फॉरवर्ड बायसिंग का जो मैकेनिज्म है, अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं जो बीच में कहीं से बनाए जा सकते कंसेप्चुअल, तो अंडरस्टैंडिंग तुम्हें काम देगी। बात समझ गए। इसी बात को ग्राफ से बहुत आसानी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वी कैन शो दिस इवेंट इंसिडेंट यूजिंग अ ग्राफ। लिखा, तो होता क्या है इसमें, अच्छा ये जो एक्सटर्नल फील्ड है, जो इस बैटरी की फील्ड है उसका पॉजिटिव इधर है, इसका नेगेटिव इधर है, तो बैटरी की फील्ड इधर होगी ना ऐसी। तो जब नेट फील्ड 0 हो जाएगी तो बैरियर खत्म हो जाएगा। अरे जो अप्लाइड फील्ड है वो राइट है, और जो इसमें डिफ्यूजन के कारण जो फील्ड बनी थी वो लेफ्ट की तरफ है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना।
तो उसका रिजल्टेंट कम होता जाएगा। जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता जाऊंगा, इसको पोटेंशियल को, वैसे ये फील्ड कम हो, डिप्लीशन रीजन कम होता जाएगा, फील्ड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, बाद में जीरो हो जाएगी। जैसे जीरो होगी वैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अमीटर में अचानक से करंट आना शुरू हो जाएगी बहुत ज़्यादा। इसी बात को ऐसे लिखते हैं। अगर हम करंट वर्सेस वोल्टेज को दिखाएं, देखो ये मान लो सिलिकॉन है, सिलिकॉन का कट ऑफ वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल क्या होता है 0.7 वोल्ट। जब तक हमारा अप्लाइड वोल्टेज 0.7 वोल्ट से कम है तब तक कोई करंट नहीं रहेगी, कोई करंट नहीं रहेगी, कोई जीरो करंट। अचानक से क्या हो जाएगी, करंट बढ़ जाएगी कि नहीं। ये फॉरवर्ड बायसिंग का करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ है। किसके लिए है ये वही बात है। देखो जब अप्लाइड वोल्टेज 0.7 वोल्ट से, बैरियर पोटेंशियल कितना लिखवाया था सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट, तो जो अप्लाइड वोल्टेज 0.1 है तब तो नहीं जीत पाएगा, 0.2 है तब भी जीरो करंट। जैसे 0.7 वोल्ट से ज्यादा हुआ करंट अचानक से बढ़ जाएगी सर्किट में। तो ऐसा नहीं कि स्विच ऑन करते, अगर डायोड लगा हुआ है तो स्विच ऑन करते ही करंट नहीं आएगी, करंट कुछ देर के बाद करंट ऑन होगा। मोबाइल को ऑन करो, कुछ देर के बाद ऑन होता है। ये स्विच इलेक्ट्रिकल सर्किट देखो ऑन का तुरंत ऑन होता है, लेकिन जहां पर डायोड्स लगे होते हैं वहां जब वोल्टेज बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, और जब इस वोल्टेज को पार करेगा तब करंट आना शुरू होगी सर्किट में। देखो
ये ग्राफ जान पाए क्या है कि नहीं? ये तो समझ गए ना कि कैसे बढ़ेगा अचानक से। जैसे अप्लाइड वोल्टेज 0.7 से ज्यादा होगा ये करंट बढ़ जाएगा अचानक से। ठीक है, अब मान लो रेजिस्टेंस निकालना हो, अब क्वेश्चन कैसे आएगा कि यहां पर ना, नहीं स्लोप तो आ नहीं रहा इस समय। अच्छा स्लोप, अच्छा देखो इसमें क्या दिया रहेगा, तुम्हें दो वैल्यूज दी रहेंगी। यहां पर दिया रहेगा 1.0 वोल्ट और इसके बगल में दिया रहेगा 1.2 वोल्ट, ठीक है। और यहां पर करंट दी रहेगी कुछ, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, ये आ सकता है, बहुत पोटेंशियल है, मतलब प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। यहां पर करंट दिया गया है 2 मिली एम्पियर, ठीक है, और यहां पर करंट है 2.5 मिली एम्पियर, ये करंट। तो बताओ इस जगह पर रेजिस्टेंस क्या होगा? जब अप्लाइड वोल्टेज 1 वोल्ट है तो पूछा जाएगा रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा। तो सर्किट का रेजिस्टेंस निकालने का यू नीड टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस यूजिंग द ग्राफ। तो अगर यहां पर एक टेंजेंट बनाया जाए, टेंजेंट एक छोटा सा, ये बन गया कि नहीं, ये ट्रायंगल। सो अगर इसका tan थीटा, इस टेंजेंट का स्लोप निकाला जाए, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो अगर टेंजेंट का स्लोप निकाला जाए तो उस फिगर में क्या मिलेगा, डेल्टा आई बाई डेल्टा बी। क्या ये जानते हो कि अगर y यहां लिखा हो, यहां x लिखा हो, तो टेंजेंट का स्लोप डेल्टा y बाई डेल्टा x होता है? सारे बच्चे जानते हो कि नहीं? डी वाई बाई डी एक्स, डेल्टा आई। तो डेल्टा आई बाई डेल्टा आई से आर मिलेगा कि 1 बाई आर मिलेगा? 1 बाई आर मिलेगा। देखो आई होता है, आई बाई वी होता है 1 बाई आर, वी बाई आई होता है आर। तो इसके स्लोप से आर नहीं मिलेगा, स्लोप से 1 बाई आर मिलेगा। और स्लोप कितना है बताओ, डेल्टा आई कितना है, 0.5 मिली एम्पियर, 10⁻³ और डेल्टा बी कितना है, 0.2 वोल्ट। तो कितना आ गया ये 2.5, 1 बाई आर की वैल्यू आ गई ओम इनवर्स, मिली ओम ना, इंटू 10⁻³ आया कि नहीं, क्या 1 बाई आर आया ना। तो आर क्या आएगा, इसका उल्टा, ये तो 1 बाई आर है ना, तो आर इज 1 बाई आर, रेसिप्रोकल ऑफ दिस। तो 1 बाई 2.5 10⁻³ ऊपर जाएगा 10⁻³। सो दिस कम्स आउट टू बी 10 बाई 2.5 इंटू 100। सो दिस इज 400। क्या ये क्वेश्चन आएगा? समझ गए कैसे कर लोगे कि नहीं क्वेश्चन? ये भाई ग्राफ दिया रहेगा, दो वैल्यूज दी रहेंगी। ये क्या निकाला तुम लोगों ने, रेजिस्टेंस व्हेन वोल्टेज इज 1 वोल्ट। देखो लिख लो, देखो
हाँ हाँ वोल्टेज 1 कहते ही नहीं, ये तो मैंने रैंडम ऐसे वैल्यू 0.7 के बाद कुछ ना कुछ होगा ही, तो पॉइंट से मैंने 1 लिख दिया यहाँ। हाँ वैसे लिख दिया, कुछ लिखा रहेगा तुम्हारे में और काफी क्लोज रहेगा। ये तो मैंने 1.2 1.01 लिखा रहेगा, क्योंकि टेंजेंट होता है एक ही पॉइंट पर ना, तो बहुत क्लोज वैल्यूज होंगी, लेकिन तरीका यही रहेगा। तो अगर तुम देखो, जो रेजिस्टेंस होता है हर जगह बदलता रहेगा। अगर इस पॉइंट पर तुम टेंजेंट का स्लोप निकालोगे और इस पॉइंट पर, दोनों के स्लोप में अलग अलग अंतर, ये डिफरेंट है ना, जैसे यहां पर स्लोप ज्यादा है, यहां पर कम है। तो डायोड का रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता है, वो वेरिएबल होता है। देखो भाई, यहां पर टेंजेंट का स्लोप ज्यादा है, यहां पर टेंजेंट का स्लोप कम है, तो डायोड का जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं होता है, वेरिएबल होता है। इसीलिए डायोड के रेजिस्टेंस को हम डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या? डायनेमिक रेजिस्टेंस। जैसे जो कंडक्टर्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस तो रो एल बाई ए होता है, उसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, लेकिन इसकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। ये वोल्टेज पर डिपेंड करता है कि अप्लाइड वोल्टेज कितना है। देखो देख लिया ये। अब देखो आगे, अब रिवर्स बायसिंग। क्या? फॉरवर्ड तो हो गई थी, अब क्या है? रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग ये क्या होता है? ये क्या है? आर एन। ये क्या है? ये क्या है? पीएन डायोड है ये। इसके पी को अगर हम बैटरी के नेगेटिव से जोड़ें और इसके नेगेटिव को अगर हम बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ें, ठीक है, ये वेरिएबल वोल्टेज है मान लो, तो इस घटना को हम रिवर्स बायसिंग कहते हैं। दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज कॉल्ड एज रिवर्स बायसिंग। कोई रिवर्स बायसिंग ही कैसे भूल सकता है? दिस इज ए कनेक्शन, कनेक्शन का नेचर है ये, रिवर्स बायसिंग है। पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से जोड़ दिया। अब होगा क्या? देखो इधर देखो, ये पीएन जंक्शन, ये जंक्शन है, इसके इधर और इधर, यहां पर पी है, यहां पर एन है, ठीक है। पी में ज्यादा क्या होते हैं? होल्स होते हैं। कुछ कुछ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स भी। एन में क्या होते हैं? तो इतनी बार ये बात मैंने कही है कि ये तो याद हो गया होगा कि एन में क्या मेजॉरिटी किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन्स की। और माइनॉरिटी किसकी होती है? होल्स की। तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनबिल्ट होती है ना डायोड में, डिफ्यूजन के कारण। अच्छा, अब जो मैं बैटरी कनेक्ट करने जा रहा हूं, ये बैटरी जब मैं कनेक्ट करूंगा तो इस बैटरी का नेगेटिव इधर है और पॉजिटिव इधर है, तो इस बैटरी की अपनी भी एक फील्ड आएगी ना यहां से, देखो इस रीजन में। तो अब दोनों फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में है, तो अब तो इसकी विड्थ बढ़ जाएगी, डिप्लेशन और बढ़ेगा। तो ऐसा करना, रिवर्स बायसिंग में क्या होता है कि डिप्लेशन रीजन विड्थ, डिप्लेशन विड्थ इंक्रीजेस, डिप्लेशन विड्थ इंक्रीजेस, है ना, और बैरियर पोटेंशियल और बढ़ता है। अरे और अब दोनों फील्ड अपोज कर रही भाई, तो बैरियर पोटेंशियल भी क्या होता है? आस्तिक, दोनों फील्ड एक ही तरफ है, और ज्यादा ये भी बढ़ता है। तो क्या कोई करंट मिलेगी? बहुत कम करंट मिलेगी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की। देखो इधर जो इलेक्ट्रॉन है ना, एक दो जो इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स थे, पी साइड में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये फील्ड अच्छी है। देखो अगर इधर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है तो ये तो खिंच आएगा ना इधर की तरफ, इनका नंबर बहुत कम है, तो इसमें भी करंट मिलेगी तुम्हें। इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट नहीं मिलेगी। In this case, the current is due to minority charge carriers, which is very small, in the order of microamperes. इसमें जो करंट मिलेगी क्या मिलेगी, है ना? करंट इज ड्यू टू अ वेरी स्मॉल करंट, a very small current is found
ड्यू टू द फ्लो ऑफ, बोलो, ड्यू टू द फ्लो ऑफ व्हाट, नहीं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो इसमें करंट बहुत कम मिलती है, माइक्रो एम्पियर के रेंज की, के ऑर्डर की। ठीक है, बोलो। इस बात को ग्राफिकली कैसे दिखाएं हम लोग? अच्छा, अभी एक बात समझो, इधर देखो। अच्छा, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही कि नहीं? यहां भी बढ़ रही है, यहां भी। मान लो मैं इसके वोल्टेज को बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं, तो फील्ड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सुन लो, इफ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द अप्लाइड वोल्टेज, द फील्ड इनसाइड द मटेरियल विल इंक्रीज। सो इफ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इज कंटिन्यूड, मान लो मैंने कंटिन्यूली इसको बढ़ाते बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, so there will be, after some time there will be a huge amount of electric field, large electric field inside the material. So this electric field will push electrons in the metal, and abruptly the electrons which are bonded are pushed aside and they become free. क्या होता है जब बहुत बढ़ाते, हम लोग अभी तक क्या बात कर रहे थे, जैसे मैंने सिलिकॉन को याद करो, जब मैं फास्फोरस रखा था तो फास्फोरस में एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया था। अरे फास्फोरस पेंटावैलेंट है ना, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री था, और यहां पर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स थे कि नहीं? तो देयर आर, मतलब लार्ज नंबर ऑफ बॉन्डेड, फ्री तो कम है, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है वो तो है ही हैं। फास्फोरस में 10 देखो, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को भी धक्का मिलेगा। एक टाइम के बाद जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होने पर ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स भी फ्री हो जाएंगे और सर्किट में करंट ही करंट मिल जाएगी। उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन हो गया। क्या हो गया इसका? ब्रेकडाउन। अचानक से बहुत लार्ज अमाउंट करंट मिलेगी। तो इसी बात को अगर हम दिखाना चाहें, इसमें लिख लो इस बात को। When the applied voltage is increased, the applied voltage is increased, तो क्या होता है? Then electric field inside the region increases, huh? For a particular value of electric field, the bonded electrons get free and suddenly a large number of electrons start या constitute current.
दिस phenomena is called as Zener breakdown. एक अमेरिकन साइंटिस्ट सी जीनर, उन्होंने ये बताया था। ठीक है, और जिस वोल्टेज पर ये होता है उसको जीनर वोल्टेज कहते हैं। जिस अप्लाइड वोल्टेज पर ये ब्रेकडाउन हुआ उसको क्या बोलते हैं? जीनर वोल्टेज। अब इसी बात के लिए वी कैन show this phenomena using a graph drawn for current versus applied voltage. ठीक है, drawn for current versus applied voltage. तो बताओ इसमें ग्राफ किस क्वाड्रेंट में बनेगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की फोर्थ? इसमें वोल्टेज नेगेटिव है ना, देखो। अरे जब हम लोगों ने इसके पहले जो हम लोगों ने ड्रॉ किया था उसमें पॉजिटिव वोल्टेज था ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। अब करंट कैसी है? अब वोल्टेज कौन सा? नेगेटिव है। अब करंट भी नेगेटिव होगी, उसका उल्टा हो गया ना करंट। देखो अब करंट कैसे फ्लो होगी? जब करंट आएगी भी तो करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे फ्लो होगी ना, ऐसे। देखो अरे ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से आ जाएंगे ना तो करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होगी, और इसमें करंट किधर हो रही थी? क्लॉकवाइज। देखो ये पॉजिटिव सेल है ना ये, तो करंट इसमें क्लॉकवाइज करंट थी, और इस सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज करंट होगी। तो इसमें जो करंट है उस करंट का नेगेटिव है कि नहीं? तो इसमें वोल्टेज भी नेगेटिव अप्लाइड है और करंट भी नेगेटिव है। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट होता है जिसमें दोनों क्वाड्रेंट्स नेगेटिव होते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट। इसे थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा। तो पहले क्या है? पहले ब्रेकडाउन होने के पहले बहुत कम करंट, अचानक से क्या हुआ था? बहुत ज्यादा करंट हो गई थी। नहीं, ब्रेकडाउन हो गया था ना, जैसे ये बहुत कम करंट, फिर अचानक से। और ये करंट किसमें है? माइक्रो एम्पियर में है। किसमें करंट है? ये माइक्रो एम्पियर में करंट है। ये इस वोल्टेज को क्या बोलेंगे? आरएन। इस वोल्टेज को मैं क्या लिखूं? ब्रेकडाउन वोल्टेज को हम VZ से लिखते हैं, जीनर वोल्टेज। जिस इवेंट पर, जिस वोल्टेज पर बहुत ज्यादा करंट मिले उसको हम जीनर वोल्टेज बोलते हैं। क्योंकि माइक्रो एम्पियर, अरे बहुत कम करंट तो मिल ही रही थी ना। अ वेरी स्मॉल करंट was found due to the flow of minority charge carriers. तो पहले देखो करंट थोड़ी सी मिल रही थी। किस कारण से? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। अचानक से बहुत ज्यादा करंट मिलने लगी। एवलांचे की तरह होता है। यू नो व्हाट इज एवलांचे? एवलांच होता है ना स्नो कि पहले हल्का सा खिसकता है। जैसे पहाड़ों में भी जाओ तो हल्का सा क्या होता है? एक पत्थर गिरता है पहले, फिर पूरा पहाड़ खिसक जाता है। तो पहले कुछ हल्के हल्के पत्थर गिरना शुरू होते हैं ऊपर से, तो जो समझदार लोग हैं वो रुक जाते हैं गाड़ी से। कुछ कहते हैं अरे यार अभी, अचानक से पूरा एवलांच हो जाता है। तो ऐसे यहां भी हुआ, हल्की हल्की करंट आ रही थी, बढ़ाते बढ़ाते अचानक से बहुत ज्यादा करंट हो जाएगी। अच्छा, इस पॉइंट पर अश्विका कुछ करंट होगी, अरे इस पॉइंट की करंट कुछ होगी, और इस पॉइंट का वोल्टेज क्या होगा? अच्छा, इस पॉइंट की करंट यही करंट है कि अलग है? लेकिन वोल्टेज सेम है। तो ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। देखो सर्किट में करंट यहां पर है I1 है, तब भी वोल्टेज कितना है? VZ। और I2 करंट है तब भी वोल्टेज VZ है। वैसे तो V प्रोपोर्शनल टू I होता है ना ओम्स लॉ से। यहाँ ओम्स लॉ फॉलो, ये नॉन ओमिक है। अगर कोई मान लो ये पूछ ले एग्जाम में कि एक कोई एग्जांपल बताओ जो नॉन ओमिक हो, जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करते हो, तो तुम्हें बनाना है सेमीकंडक्टर्स।
सेमीकंडक्टर्स में जो करंट होती है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती है, क्योंकि करंट बढ़ती जा रही है लेकिन वोल्टेज वही है ना। तो सर्किट में करंट बढ़ेगी लेकिन वोल्टेज मेजर करोगे तो वही रहेगा। सर्किट में करंट होगी 10 माइक्रो एम्पियर और वोल्टेज मान लो है -0.5 वोल्ट, -10, और फिर -20 माइक्रो एम्पियर पर भी वही करंट रहेगी, वही वोल्टेज रहेगा। समझ गए बात को? अच्छा, फॉरवर्ड बायस का ग्राफ कैसे बना था? ऐसे बना था कि नहीं? तो एक में ही दोनों ग्राफ बना सकते हो। अरे मेरी बात समझे नहीं? एक ग्राफ था ना इधर की तरफ ऐसा, ये क्या था? कट ऑफ वोल्टेज। क्या बोलते हैं? कट ऑफ वोल्टेज। इसको नी वोल्टेज भी कहते हैं। ये नी के शेप का है ना, नी ग्राफ बेंड के फॉर्म में है। अगर ऐसे कोई चल रहा है, ऐसे देखो, ये ग्राफ ऐसा है ना, ऐसा नी के शेप में है, तो नी वोल्टेज ऐसा है। तो दोनों बायसिंग एक ही जगह दिखा दिया गया। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? अगर फॉरवर्ड बायस्ड है तो आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस 0 लेना। आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस क्या लेना? 0 लेना। और रिवर्स बायस अगर है तो आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट लेना ब्रेकडाउन के पहले। कब ब्रेकडाउन नहीं हुआ तभी तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, तभी तो माइक्रो बहुत जीरो, बहुत कम करंट है ना। ब्रेकडाउन होने के पहले रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। देखो, ये देखो, ये बात समझ गए? इस पर तुम्हें न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। कैसे न्यूमेरिकल मिलेगा? देखो, ये आएगा, ये कौन रो रहा है? सर तो बिल्कुल ऐसे हंसते हैं कि जैसे रोने लगते हैं। हैं? हाँ, ये आएगा तुरंत। देखो कितना आसान है। अस्विका, इस एमीटर में कितनी करंट होगी? आरएन। तुम ही बता दो यार, क्यों टाइम वेस्ट, हम आगे बताएं। व्हाट इज करंट इन थ्रू दिस एमीटर? तो इसमें डायोड्स, कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है, कौन सा रिवर्स बायस्ड है? इसमें से कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है, कौन सा रिवर्स बायस्ड है? ऊपर वाला फॉरवर्ड, नीचे रिवर्स है। देखो, इस बैटरी के पॉजिटिव से इसका पी कनेक्टेड है, तो ये फॉरवर्ड बायस्ड हुआ। और ये क्या है? तो रिवर्स बायस्ड का रेजिस्टेंस कितना होता है? इन्फिनिटी। तो इस ब्रांच में करंट जाएगी ही नहीं। और ये 0 रेजिस्टेंस है, तो इसको एक तार मान लो। तो इस ब्रांच को हटा दो और यहां तार बना दो। अब क्या बचा? अब ऊपर वाला एक 2 ओम का रेजिस्टर बचा कि नहीं, और नीचे वाला एक 2 ओम का बचा, और एक बैटरी बची। बस यही तो पूछा गया है। व्हाट इज करंट थ्रू दिस एमीटर? व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस? 4, तो 5/4 यही है। दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन दैट यू कैन गेट इन योर एग्जाम।
और कुछ नहीं है, ये ऐसे लगेगा यार डायोड लगा है, रोते हुए बच्चे आएंगे, पढ़ा ही नहीं। जो जितने रोते हुए आते हैं सब नहीं पढ़ते हैं। मतलब याद रट्टा करने वाले बच्चे रोएंगे, रट्टा करने वाले बच्चे रोएंगे। श्लोक कहाँ है? रट्टा, हाँ, ये देखो 1.25 एम्पियर। कर लोगे क्वेश्चन? ये हो ही गया, लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो बेटा। अभी लगता है कि हो जाएगा, एक बार देखोगे नहीं तो फिर भूल जाओगे। ऐसा होता था, मैं भी जब पढ़ता था लगा यार इसमें तो बहुत, सर जब सर बताते थे समझ में आ जाता, लेकिन फिर अपने आप आया, बस काम खत्म। फिर वहां पहुंचे फिर हमें सर लगे, फिर अपने आप करें फिर डिफिकल्ट लगे। फिर हम ऐसे इसी दुविधा में जीते रहे। फिर 12th पास अपने आप पास हो गए, फिर आगे। अरे मतलब जो भी था हो गया। टाइम जब टाइम पास हो ही जाता है, कोई फेल कौन होता। लेकिन मैंने टॉप किया था, लेकिन वो हो गया था। मुझे मेरा उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था टॉप करने में। बस राइटिंग अच्छी थी, फिगर ओवर कुछ डिफरेंट लिखता मैं। कोई टेक्स्ट लिखेगा मैं ग्राफ बना दूंगा उसी बात का। इससे वो इम्प्रेसिव हो जाता था कॉपी। हाँ हाँ हाँ, और मेरी कॉपी दिखाई जाती थी वो क्लास में। जो सैंपल प्री बोर्ड कॉपी दिखाई जाती कि ऐसे बच्चे लिखते हैं, हमें पता नहीं, ये हमने थोड़े लिखा, पता नहीं क्या लिखा है, क्योंकि इंटरेस्ट खेल में ज्यादा था। अब एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं जो ना सिर्फ तुम्हारे एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन में भी आएगा है, एग्जाम में तो आता ही है। निकालो किताब भी बेटा, एनसीईआरटी है। जीनर डायोड के ऊपर ऐसा टिपिकल क्वेश्चन है वो, कि जो हर जगह पूछा जाता है। अगर ये देते हो तो ये तो इसको मतलब साइज कम करने के चक्कर में किताब को ही खत्म कर दे रहे हैं ये। सरकार ने कहा है ना। हटा दिया, देखो सबसे अच्छा जो क्वेश्चन था वो हटा दिया। आउट ऑफ सिलेबस जीनर डायोड लिखा है तो करेंगे, पूछ सकते हैं। जीनर डायोड बताया था। यूजेस बताए थे, एक वो कुछ तो सर्किट बनवाया था और definition। चलो भाई देखते हैं। देखो इधर बच्चे, suppose this is a register and this is what is the symbol of Zener diode? Z का साइन। हाँ, जैसे ये होता था तो यहां पर ना ये Z बना दो, Z जीनर Z। अरे ये जो लाइन थी उसको Z कर दो, जीनर डायोड है। यही बना लोड होता है। हाँ, ये लोड रेजिस्टेंस है, ये सीरीज में रेजिस्टेंस है। यही यही आता ही है क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन ही आता है। बहुत आसान क्वेश्चन होता है ये।
चलो भाई देखो, फाइंड करंट थ्रू दी जीनर डायोड। देखो अब समझो, एक क्वेश्चन मैं कराता हूं। ये सर्किट है, इधर देखो बच्चे, तो इसका ब्रेकडाउन हो चुका है कि नहीं? अगर वो जीनर है तो ब्रेकडाउन हो चुका है। अगर जीनर लिखा है ना तो ब्रेकडाउन हो चुका है। कितने वोल्ट पर? अब इन दो पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज हमेशा क्या रहेगा? 2 वोल्ट। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या रहेगा? 2 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में है। तो अगर यहां पर वोल्टेज 2 वोल्ट है और रेजिस्टेंस 1 किलो ओम है, तो यहां पर करंट कितनी होगी? I इज इक्वल टू वी बाई आर, तो 2/1 किलो ओम, तो 2 मिली एम्पियर आ गया। देखो किलो ऊपर जाकर मिली बन जाता है, तो इसमें करंट कितनी है? 2 मिली एम्पियर। अच्छा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना वोल्टेज है? इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना वोल्टेज है? 10 वोल्ट। और यहां 2 वोल्ट है, तो यहां कितना बचा? 8 वोल्ट। अरे अगर 2 वोल्ट इन दोनों पॉइंट्स के बीच में है, तो यहां पर ड्रॉप 10 में से 10 माइनस 2 8 वोल्ट होगा। अगर 8 वोल्ट यहां है, तो यहां करंट कितनी होगी? 4 एम्पियर। तो 4 एम्पियर करंट यहां पर आई, जंक्शन रूल, यहां पर कितनी करंट गई? 2 मिली एम्पियर। तो जो बच गई इधर आएगी। तो 4 माइनस 0.002, 4 माइनस पॉइंट, हाँ देखो 2 मिली एम्पियर करंट यहां आ गई कि नहीं? ठीक है। अब इसको अगर हम रेजिस्टेंस को, अरे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट। यहां पर वोल्टेज का ड्रॉप 2 वोल्ट है, तो जो बच गया वो 8 वोल्ट यहां होगा। अगर इसके अक्रॉस 8 वोल्ट का रेजिस्टेंस वोल्टेज पता है, तो रेजिस्टेंस अगर 2 है तो करंट आ जाएगी ना V बाई आर, 4 एम्पियर। तो इसमें एक काम कर सकते हैं हम लोग, 0.2 नहीं, ये था कितना? अच्छा अगर मैं इसको 0.2 किलो ओम कर दूं, मतलब ठीक है, जैसे डेटा हमने कुछ बहुत ज्यादा नहीं वेरीफाई किया है, तो इसमें जो करंट आएगी कितनी आएगी? 4 माइनस 0.00, अरे 4 में से घटाओगे ना ये, इज इट 0.002, 2 मिली का मतलब यही तो जो आएगी वो करंट। अब डेटा चेंज हो सकता है, यहाँ भी 20 मिली एम्पियर कुछ आएगी, यहाँ इतनी करंट नहीं आएगी, 4 एम्पियर मिली एम्पियर में करंट आएगी। तो मान लो 20 आ रही है, 2 है तो 80 मिली एम्पियर यहाँ आ जाएगी। इसका रेजिस्टेंस ऐसा कुछ मैं बता रहा हूँ, और एग्जैक्टली में रुक जाओ, मैं सही कर दूँ। तो 20 मिली एम्पियर I इज इक्वल टू V बाई आर, 8/R, तो R इज 8/20 किलो ओम। तो कितना हो गया ये? 0.4 किलो ओम। अगर मैं इसको 0.4 किलो ओम कर देता, देखो 0.4 किलो ओम कर देता, तो यहां पर करंट कितनी आती? भाई यहां पर वोल्टेज कितना? 8 वोल्ट, और रेजिस्टेंस 0.4 किलो ओम है, तो करंट होता है वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस ना। तो 8/0.4 किलो ऊपर जाएगा तो मिली हो जाएगा। ये क्या लिखा है? 20 मिली एम्पियर ना। तो यहां पर करंट 20 मिली एम्पियर आ रही है, इधर कितनी जा रही है? तो इधर कितनी बच गई? ऐसा ज्यादा रियलिस्टिक डेटा हो गया थोड़ा। यही टिपिकल क्वेश्चन आता है और हर बार पूछा जाता है, फिर पूछा जाएगा। सीरीज रेजिस्टेंस इन सीरीज, यही नाम भी होता है, RS लोड रेजिस्टेंस।
यही नाम ही होता है। तो ये समझ गए, जीनर अगर है तो हमेशा यहाँ 2 वोल्ट होगा, 2 वोल्ट होगा तो यहाँ भी 2 वोल्ट होगा, तो इस 2 वोल्ट से इसमें करंट आ गई, और 2 वोल्ट अगर यहाँ खर्च हो गया 10 वोल्ट का तो 8 वोल्ट यहाँ बचा, तो यहाँ करंट आ गई, तो इस करंट में से इधर 2 मिली एम्पियर घट जो। ये क्वेश्चन आता है। बच्चे कहते बहुत टफ आ गया। क्या टफ है इसमें भाई? समझे नहीं तो टफ है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं खास। अरे इधर से ऐसे कर लिया, जीनर है तो इधर 2 तो इधर 2, तो करंट आ गई, उधर 8 बचा 0.4। तो सर्किट्स इसमें भी आते हैं, डायोड्स के सर्किट्स आते हैं, इसमें रेक्टिफायर बचा हुआ है बस। कब है पहला टेस्ट? ओ एग्जाम कब है? 13। तो एक हम डिस्कशन करना चाहेंगे जो प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू जो पिछले साल का पेपर था ना, उसको प्रॉपर में डिस्कस करूंगा किसी दिन। कोर्स तो ये है, इसमें कुछ है नहीं, ये रेक्टिफायर कर ला। अरे अब शुरू अभी नहीं किया क्वेश्चन पेपर करना, इसके बाद क्या करना है, अभी तक शुरू कर देना है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन देखो फिर नोट्स बगल में रखो। क्वेश्चन देखा, तुमने देखा कि एक नोट्स में किस चैप्टर का है, तो उसके चक्कर में तुम नोट्स में और भी देख लोगे ना, आसपास की चीजें भी। कोई जरूरी थोड़े कि जो क्वेश्चन तुम कर रहे हो वही आएगा। जैसे आगे पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल, इस पर कोई क्वेश्चन है तो पहले वो टॉपिक पढ़ लो, फिर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। उससे कोई नहीं, वो तो आ सकता है जो भी है, ठीक है। तो रेक्टिफायर है, वो हो जाएगा, तो बहुत दिक्कत। अब तुम्हें मान लो कि हो चुका है, अब तुम अपना वो कर दो भाई, अब तो टाइम ही नहीं बचा। अब सैंपल पेपर करो, बहुत सारे क्वेश्चंस करो, डाउट्स लाओ, ये तो बीच में किसी दिन पढ़ लेंगे। और ये इसमें हमारे पास ये पीवाईक्यू है, इसमें शायद इसका पीपीटी बना हुआ है। तो सीबीएसई का पैटर्न क्वेश्चन एक ही है, सीबीएसई फिजिक्स 25, यही है क्या? ये नहीं है शायद, तो पीडीएफ है ना, ये पेपर आया था। ये इसको पक्का हमें जरूरी है इसको डिस्कस करना। देखना कहीं, कहाँ? अच्छा ये पीपीटी से बोर्ड क्वेश्चंस, हाँ 25 फरवरी को आ गया था ये, हाँ यही है, ये आया था। ये सारा कर लोगे तो बहुत अच्छा पेपर था ये एक बार डिस्कस कर लेंगे तो पूरा एक ओवरऑल आइडिया फिर से आ जाएगा कैसे करते, इसी के आसपास पेपर मिल जाएगा। तो डिस्कस करेंगे इसको। इसमें कितने हैं, सारे सेट्स के मिला के है ना, लगभग 1-2 सेट को मिला दिया है, तो डिफरेंट क्वेश्चन 66 क्वेश्चन डिस्कस कर लो तो पूरा रिवाइज एक बार हो जाएगा। तो इसको मैं टाइम निकालता हूँ, मतलब मंडे को ही कर लेंगे हम लोग, डिस्कस कर लेंगे तो इससे पूरा एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा हर चीज इसको, है ना। बहुत अच्छा पेपर था ये, सब कुछ देखो सारे बना करके ऐसे ही। कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी, अच्छा तो मिलीकन्स एसी फॉर द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, रॉड है, मैग्नेटिक फील्ड, सब इसके चक्कर में पूरा हम पढ़ा देंगे। क्या होगा, हाँ कैसे करेंगे, क्या निकालना है हमें, और किस ऑर्बिट में है, इन एन ऑर्बिट। तो किसी एन ऑर्बिट में एनर्जी क्या होती है, -13.6 Z²/n², और ये कितना दिया गया है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से हाइड्रोजन है तो Z1 हो गया, तो यहां से n² की वैल्यू आ गई, n² कितना आ गया 30.6
बाई 3.4, ये 4 आ गया ना, तो N2 आ गया, तो सेकेंड ऑर्बिट पता चल गया। अब बोर ने कहा था कि एंगुलर मोमेंटम NH/2 पाई होता है और n की वैल्यू 2 आ चुकी है, तो आंसर क्या आ गया 2 इंटू H/2 पाई, तो H/π इज द आंसर। क्वेश्चन आसान है लेकिन घुमा दिया थोड़ा कि पहले हमें n निकालो और n निकाल दोगे तो बोर्स क्वांटाइजेशन रूल से L आ जाएगा। तो ये जब पढ़ेंगे तो पुरानी बातें फिर से याद आ जाएगी कि क्या क्या हुआ था। अगर 2 पेपर हम लोग डिस्कस कर लें तो काफ़ी हद तक अच्छा हो जाएगा काम। ये ज़रूर इसमें रहना, मिस मत करना, क्योंकि ये पूरा रिवाइज कराएगा। हम सिर्फ यही नहीं बताएंगे ना, और भी इधर उधर बता देंगे कुछ। तो मंडे को हम लोग करने की कोशिश करेंगे, कुछ मंडे को, कुछ अगले टर्न में। नहीं नहीं, ये तो इंटीजर है, हमेशा हमेशा इंटीजर आएगा, तो लगभग देख लिया करो, तो जिसका स्क्वायर रूट होगा वही डिवाइड करके मिलेगा, वो इंटीग्रल वैल्यू है। जो n है ना, n बिलोंग्स टू है इंटीजर हमेशा, यही तो है। तो बोर्स ऑर्बिट, ये देखो ये डिराइव कराया था इधर इधर बायो-सावर्ट लॉ का यूज करके, डेरिवेशन याद कर लो। हाँ हाँ, जो एक ऐसा था ना ये, तो यहाँ एक एलिमेंट यहाँ पर लिया गया था, तो इसकी वजह से यहाँ पर फील्ड ऐसी आई थी, इसकी वजह से फील्ड इधर आएगी, फिर दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा इधर की तरफ 2b sin थीटा। ये करके देखना है। तो अब तुम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो, कम से कम 10 सैंपल पेपर कर डालो, मतलब क्वेश्चन लो, नहीं हुआ है तो नोट्स देखो, उसमें नोट्स में फिर से पूरा, जब एक क्वेश्चन आया है, जैसे मान लो आ गया तुम्हें फैराडेज लॉ का कोई, तो उसका पूरा थ्योरी ही पढ़ लो उसी समय, क्योंकि मौका है। कौन सा? इंटू L, तो उसमें किसी एक का n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो उसमें करंट I भेजना, इसके अंदर फील्ड आ जाएगी μ0 NI, है ना। तो फ्लक्स निकाल देना, किसी एक से फ्लक्स होता है πr² इंटू b, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा n इंटू L, बस टोटल फ्लक्स को I से डिवाइड कर देना, तो